कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। तो आपके लिए मैं एक अर्थशास्त्र का अभ्यास प्रश्न पत्र लाया हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने कितना पढ़ा है अब तक। हालांकि मुझे पता है कि आपने अपना सिलेबस नहीं कवर कर पाए होंगे। आपके पास टाइम कम थे और बीच में ही आपका प्री बोर्ड आ गया है। तो कोई बात नहीं, बस आप इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें हम मैक्रो कवर कर लेंगे और पार्ट सेकेंड में हम फिर इंडियन इकोनॉमी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर का कैसे क्या पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न हम देखें तो सबसे पहले जो आपका ये प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में रहेगा। यानी कि 2 खंड का मतलब है, पहले में तो आपकी जो समष्टि अर्थशास्त्र है मैक्रो वो आ जाएगा पहले खंड में सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में भारतीय आर्थिक विकास इंडियन इकोनॉमी आएगी। तो पहले मैक्रो आएगा फिर इंडियन इकोनॉमी आएगी। तो इस पार्ट में हम पहले वाला खंड कंप्लीट कर लेंगे, फिर सेकंड वाले पार्ट में दूसरा खंड कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सेकंड हम वो देखते हैं कि सेकंड इसमें क्या बता रखा है। इस प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक एक अंक का है। यानी कि दोनों सेक्शन से मिलाकर आपके 20 नंबर के होंगे। 10 नंबर के पहले वाले सेक्शन में और 10 नंबर के दूसरे वाले सेक्शन में, दोनों में एमसीक्यूज होंगे 20 नंबर के। इस प्रश्न पत्र में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 4 वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर रहेंगे जो कि प्रत्येक 3 अंक का है, और इनका उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। इस प्रश्न पत्र में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक के 4 अंक है जिनका उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है। इस प्रश्न पत्र में 6 अंकों की 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है। तो ये आपका सामान्य निर्देश थे, जनरल इंस्ट्रक्शन थे, आपको ये पढ़ लेना है। यही आपको पेपर में देखने का मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपका आएगा। तो सबसे पहले हम खंड ए में देख लेते हैं। खंड ए का जो है समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप आंसर देखिए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। तो पहला इसमें आपको मिलान करना है। आपको मिलान करके फिर जो आपके ये नीचे दे रखे हैं कै ख घ घ, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। तो देखिए, श्रम से अर्जित आय, तो श्रम से अर्जित आय ये डी में मिल जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन, आपको पता है कि 2 हमारी आय होती है, कारक आय और हस्तांतरण आय। जिस आय के लिए हमें कोई मतलब एक तरफा जो भुगतान होता है उसे हम हस्तांतरण आय कहते हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन किस में चली जाएगी? हस्तांतरण आय में। भूमि से अर्जित आय ये कारक आय हो जाएगी और पूंजी से आय ब्याज हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं और आंसर आपका ये वाला कै वाला हो जाएगा। अब हम सेकंड पे आते हैं। यदि बैंकों के पास प्रारंभिक जमा 50,000 और वैधानिक आरक्षित अनुपात, जिसे हम SLRB कहते हैं, ये 10% है, तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा सृजन क्या होगा? देखिए, ये तो आपको आंसर दे रखा है कि भाई 5 लाख। अब थोड़ा ऐसे चेंज करके आप में एग्जाम में आ जाए। देखिए, क्वेश्चन वही रहता है, बस डिजिट चेंज की जाती है। तो चेंज करके आपके पास आ जाए तो आप कैसे इसका आंसर देंगे? तो देखिए, जो भी हमारी यहाँ पे आपको जमा दे रखी होगी उसको आपको SLR जो कि 10% दे रखा है उससे इंटू करना है। आप 50,000 को 10 से इंटू करेंगे तो अपने आप 5 लाख आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर 20,000 दे रखे हो, यहाँ पे 10% दे रखे हो तो 2 लाख आ जाएगा। यहाँ पे 1 लाख दे रखे हो, ऐसे दे रखे हो, मतलब अलग अलग डिजिट दे रखी हो तो भी आप कर सकते हैं इसे। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। थर्ड है कि सरकार द्वारा ऋणों की वसूली पूंजीगत प्राप्ति क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस प्राप्ति से सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है, इसलिए पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है। इसमें अथवा में दे रखा है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश सरकार का एक भाग है। तो ये गैर राजस्व प्राप्तियों में आ जाएगा। आपने चैप्टर पढ़ा होगा इसलिए आपको पता होगा। अगर मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए
आप क्वेश्चन को मतलब पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर इसका आंसर देखिए कि आपका सही है या नहीं है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है अभी तक। तो पहला है कि समस्तर बिंदु पर उपभोग और बचत बराबर होते हैं। समस्तर बिंदु पर बचत और उपभोग बराबर होते हैं, ये कथन आपको सही है, ये बताना है। और दूसरा है कि समस्तर बिंदु से पहले अर्थव्यवस्था में बचत ऋणात्मक होती है। तो ये कथन एक और कथन दो है, इनमें से आपको बताना है कि कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, ये सही है, या फिर कथन एक असत्य है, कथन दो असत्य है। तो देखिए इसका ये आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला कथन असत्य है और दूसरा सत्य है। तो फोर्थ का आंसर ख हो जाएगा। इसमें अब अथवा में दे रखा है, इसमें आपको अभिकथन और कारण सही दे रखा है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं। अभिकथन इसमें क्या दे रखा है कि ब्याज की दर तथा निवेश के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। तो आपको बताना है क्या होता है। तो देखिए होता है ब्याज की दर और निवेश के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। तो हाँ, पहला वाला सही है। स्वायत्त निवेश आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी सही है, आपके दोनों ही सही है। और देखिए ये इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन आपको ये भी बताना है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती होगी कि ये तो आप पता लगा लेते हैं कि भाई दोनों सही है, लेकिन आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज होती है कि ये व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये व्याख्या इसका नहीं कर रहा है। बहुत से क्वेश्चनों में होता है कि इसकी व्याख्या करता भी है और नहीं भी करता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 5 है कि आरबीआई द्वारा रेपो दर में कमी से अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की मांग में डैश होने की संभावना है। तो यहाँ पे वृद्धि और कमी दे रखी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि। अब 6 से देखिए कि भुगतान संतुलन के घटक है। घटक कौन कौन से हैं? चालू खाता है, पूंजी खाता है। तो ये दोनों ही भुगतान संतुलन के घटक है। आपको पता होगा कि बीओपी के दोनों ही प्रकार होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गुणात्मक बताना है आपको। तो देखिए ये तीनों जो है, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो दर, ये तीनों मात्रात्मक उपाय है। लेकिन ये वाला एक जो है सीमांत आवश्यकता है, ये गुणात्मक उपाय है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मात्रात्मक है और कौन सा गुणात्मक है। तो गुणात्मक में तीन ही आती है, एक तो सीमांत आवश्यकताएं आ जाती है, एक खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं आ जाती है, एक नैतिक प्रभाव आ जाता है। ये तीन चीज़ें आती है। उसके बाद उसके अलावा रेपो दर, बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर और मार्केट ऑपरेशन जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब मात्रात्मक में आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 8 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि कुल जमाओ का वह अनुपात जिसे बैंकों को अपने कोष के रूप में रखना पड़ता है। तो कोष अपने पास एसएलआर रखते हैं। देखिए दो चीज़ होती है, सीआरआर और एसएलआर। तो हमको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। जो सीआरआर होता है वो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास जमा करते हैं सीआरआर को, लेकिन एसएलआर उन्हें खुद ही रखना पड़ता है। आरबीआई ये एक सर्कुलर जारी करता है, उन्हें कहता है कि तुम एसएलआर के रूप में कुछ प्रतिशत अपने पास रखोगे। तो एसएलआर ध्यान रखना है, खुद बैंक रखते हैं, और सीआरआर आरबीआई रखता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश के आधार पर आपको 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो देखिए गद्यांश क्या है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी मुद्रा होती है। यहाँ पे देखिए हमने 8 तक ये कर लिए। सॉरी, यहाँ पे 9 और 10 का थोड़ी मिस्टेक है, 9 10 यहाँ पे नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 9 आपका नीचे दे रखा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 11 से 15, तो ये इसको ये बतानी चाहिए यहाँ पे 9 से 15। तो 9 से जो आपके 9 से जो 15 तक के क्वेश्चन है उनके आंसर आपको इस गद्यांश पे आधारित देना होगा। तो ये पढ़ लीजिए आप। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें भी आपको अभिकथन और कारण दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि दोनों सही है, फिर इनकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको बताना है।
तो प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली को हाइब्रिड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो ये बताना है आपको, ये सही है। तो ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली नम्य तथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली का संयोजन होता है। तो ये भी आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो ये भी सही है। और अब आपको बताना था ये सही व्याख्या करता है नहीं है। तो आपका क्या वाला आंसर हो जाएगा कि ये व्याख्या भी सही करता है, यानी कि सही स्पष्टीकरण है, ये स्पष्ट करता है इस चीज को। अब हम 10 की तरफ आते हैं कि घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास होने पर निर्यात में वृद्धि होती है। ये आपको बताना है कि निर्यात में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी होती है, या आयात में वृद्धि होनी है, या फिर कै और ख दोनों। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा ख, कि निर्यात में वृद्धि होती है जब मूल्य ह्रास होता है। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए हमारी देश की, आप मान लीजिए कि इंडियन रुपी में कमी आ गई है, यानी कि उसकी रेट गिर गई है। तो पहले जहाँ पे $1 में 70 पैन आते थे, अब वहाँ पे $1 में 75 पैन आने लग जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि या हमारे यहाँ से निर्यात बढ़ जाएगा, व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा, और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और हमें लाभ भी होगा इससे। इसलिए सरकार कभी कभी जानबूझकर भी हमारे जो मुद्रा की रेट है उसे गिरा देती है, उसका अवमूल्यन कर देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 का हम देखते हैं कि वैध कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। भारतीय मुद्रा का अधिमूल्यन तब होता है जब अमेरिकी डॉलर के लिए अधिक रुपए का भुगतान करना होता है। तो ये आपको बताना है कि सही है या नहीं है, और कारण भी आपको देना है। लचीली विनिमय का IMF द्वारा निर्धारित की जाती है। तो फर्स्ट का हम देखते हैं कि फर्स्ट का असत्य है। अधिमूल्यन की स्थिति में दूसरे देश की मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार अमेरिकी डॉलर के लिए कम रुपए का भुगतान किया जाना है। तो पहला आपका असत्य है, ये ध्यान रखना है, और दूसरा भी असत्य है। लचीली विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। अब आपको अथवा में दे रखा है कि यदि कोई देश चालू खाते के घाटे की स्थिति का सामना कर रहा है तो व्यापार घाटा अवश्य होना चाहिए। मान्य तर्क के साथ कथन पर समर्थन या खंडन कीजिए। तो आंसर क्या है कि दिए गए कथन का खंडन किया जाता है, क्योंकि चालू खाता घाटा एक व्यापक अवधारणा है। यह तब होता है जब दृश्य, अदृश्य और चालू हस्तांतरण पर विदेशी मुद्रा का भुगतान दृश्य, अदृश्य और चालू हस्तांतरण द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों से अधिक होता है। यदि सेवाओं और एक पक्षीय हस्तांतरण में अधिक ऋणात्मक शेष हो तो भी एक देश को चालू खाता घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, भले ही देश के पास व्यापार शेष आधिक्य हो। तो इसमें हमारा जो करंट अकाउंट है उसके घाटे के बारे में बताया गया है कि उसमें कैसे घाटा हो जाता है। अगर हमारे मतलब यहाँ से हमारे यहाँ से आयात, मतलब हम यहाँ से निर्यात कम हो और हम बाहर के देश से आयात ज़्यादा करें, तो हमारे जो करंट अकाउंट है उसमें घाटा हो जाएगा। क्योंकि हम करंट अकाउंट को ये देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है उसका हिसाब करंट अकाउंट रखता है। अब ये हमारे यहाँ से अगर निर्यात ज़्यादा होता है तो ये हमारे फ़ायदे में होता है, और हमारे यहाँ से मतलब निर्यात कम होता है तो ये हमारे नुकसान में होता है, क्योंकि हम यहाँ से प्रोडक्शन कम कर रहे हैं लेकिन बाहर से दूसरे देशों पे ज़्यादा निर्भर है। तो ये इस चीज़ को बता रहा है। थोड़ी इकोनॉमिक्स की भाषा कठिन होती है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये। अब 12th देखते हैं। अंतिम वस्तुओं में केवल वे वस्तुएं सम्मिलित होती है जिनका उपभोग परिवार करते हैं। दिए गए कथन का वैध कारण से खंडन या समर्थन कीजिए। देखिए आपको पता है कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है, जो कि उपभोग कर ली जाती है, जो कि अंतिम उपभोक्ता के लिए तैयार की जाती है। तो दिए गए कथन का खंडन किया जाता है क्योंकि अंतिम वस्तुओं में उन वस्तुओं जिनका ग्रस्तों द्वारा उपभोग किया जाता है के साथ उन वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है जो किसी उत्पादक द्वारा निवेश उद्देश्यों के लिए खरीदी जाती है। अतः उत्पादों द्वारा निवेश के लिए खरीदी गई वस्तुएं भी अंतिम वस्तुएं होती है। इसमें दो चीजें बताई गई है कि अंतिम वस्तुएं वो भी होती है जो उपभोग की जाती है, और अंतिम वस्तुएं वो भी होती है जो कि उत्पादक निवेश के लिए खरीदता है। तो इसमें दो चीजें बताई गई है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है।
13 क्वेश्चन देखते हैं हम कि सरकारी बजट की सहायता से आय की असमानताओं को किस प्रकार कम किया जा सकता है, समझाइए। तो सरकारी बजट, आपको पता है कि आपने सरकारी बजट चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है ना कि इसकी सहायता से जो मतलब हमारी इकोनॉमी में आय की असमानता है, यानी कि कई लोग ज़्यादा अमीर है, कई लोग ज़्यादा गरीब है, कईयों की जो सैलरी वो ज़्यादा है, कईयों की कम है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं हम कि अर्थव्यवस्था में आय के पुनर्वितरण अथवा आय व धन की असमानताओं को कम करने हेतु बजट या नीति एक उपयोगी माध्यम होता है। इसके लिए सरकार अपनी कर नीति तथा सार्वजनिक व्यय जैसे उपकरणों में अपेक्षित परिवर्तन करती है। अमीरों पर अधिक कर का भार डालकर सरकार उनकी आय व संपत्ति को कम कर सकती है तथा गरीबों के कल्याण के लिए किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके तथा उनको विभिन्न सहायकी सब्सिडी प्रदान करके सरकार गरीबी के रहन सहन के स्तर व उनकी क्रय शक्ति को बढ़ा सकती है, जिससे आय व धन की असमानताओं में कमी आएगी। देखिए, ये जो चीज़ बताई गई है उससे धन और आय की समानता में कमी तो नहीं आएगी। इसमें बताया गया है कि जो अमीर लोग हैं उनकी मतलब उन पर ज़्यादा टैक्स लगाए जाए, जो ज़्यादा पैसा कमाए, ये तो होता है हमारे देश में, जो जितने ज़्यादा इनकम कमाता है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। देखिए, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति से लेकर एक स्थान तक भी टैक्स लगता है, सब हर व्यक्ति टैक्स देता है। तो राष्ट्रपति की ज़्यादा इनकम है तो वो भी टैक्स देंगे, एक टीचर की ज़्यादा इनकम होती है वो भी टैक्स देते हैं, तो जितना भी कर्मचारी होते हैं हमारे, वो सभी टैक्स देते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि उनके टैक्स से उनकी इनकम कम हो जाएगी। और दूसरा ये बताया गया है कि गरीबों को सहायता दी जाए, उन्हें सब्सिडी दी जाए, और उन्हें मतलब ये जो आप फ्री देखते हैं राशन, ये चीज़ दी जाए, तो इन्हें बढ़ाने की बात की गई है। देखिए, इससे गरीबी तो दूर नहीं होगी, लेकिन और ज़्यादा गरीबी फैल जाएगी। लेकिन आपको आंसर तो यही लिखना है, लेकिन आप वैसे स्तर पे सोचें तो ये उस हिसाब से आंसर गलत हो जाएगा। तो 14 देखते हैं कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को हल करती है। जो मुद्रा है वो आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को हल करती है। आपको पता है कि जब हम वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो बार्टर सिस्टम था, उसमें दोहरे संयोग उत्पन्न होता था, लेकिन अब मुद्रा आ गई है तो ये इसको हल कर देती है। तो ये बिल्कुल आंसर मतलब ये बिल्कुल कथन सही है। और इस कथन को एक काल्पनिक उदाहरण का प्रयोग करते हुए दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। आपको एक उदाहरण देके समझाना है। ये 4 नंबर का है, आपको ध्यान रखना है। मुद्रा की सहायता से दो प्रतिभागी वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मोहन गेहूं उत्पादन करता है और उसे जूते खरीदने हैं तो वह बाजार में गेहूं विक्रय करके मुद्रा प्राप्त कर सकता है और दुकानदार का जूते के बदले पैसे देकर जूते खरीद सकता है। लेकिन मुद्रा के अभाव में मोहन को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसके पास अतिरिक्त जूते हों और साथ ही उसे गेहूं की आवश्यकता हो। अर्थात जो राम को गेहूं के बदले जूते देने के लिए तैयार हो, उसकी आवश्यकता उस व्यक्ति से भी पूरी नहीं होगी जिसके पास अतिरिक्त जूते तो हैं, परंतु उसे गेहूं के अतिरिक्त अन्य वस्तु जैसे कपड़ा की आवश्यकता है। इसलिए मुद्रा जरूरत के दोहरे संयोग की समस्या को हल करती है। देखिए, इसमें एग्जाम्पल ये दे रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डिट्टो की डिट्टो एग्जाम्पल यही दे। आपके पास हज़ारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें ये पता लगे कि पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी उसमें क्या क्या समस्याएं आती थी, लेकिन उन समस्याओं को मुद्रा कैसे दूर करती है। तो आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। 15 देखते हैं कि अर्थशास्त्री आमतौर पर एक अर्थव्यवस्था में बढ़ती सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बारे में चिंतित होते हैं, क्यों? तो ये चीज़ आपको बतानी है। ये जो आय तथा रोजगार का चैप्टर है उससे आया है। जैसा कि हम जानते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीएस और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीसी का एक एमपीसी, देखिए एमपीसी और एमपीसी, यहाँ पे बचत, यहाँ पे एमपीएस आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है। देखिए, यहाँ पे बचत दे रखा है तो यहाँ पे एमपीएस आएगा, सेविंग्स। तो एमपीएस का योग एक होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति में किसी भी तरह की वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी आएगी। इसका अर्थ है कि आय में वृद्धि के साथ आय का कम और कम अनुपात उपभोग पर खर्च किया जाता है, क्योंकि उपभोग समग्र मांग का महत्वपूर्ण घटक है। यदि उपभोग में कमी होती है तो समग्र मांग व्यय में कमी आएगी।
जिससे अर्थव्यवस्था के आय के संतुलन स्तर में कमी आएगी। यह क्रम अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। इसमें बताया गया है कि जब हमारी इनकम कम होती है तब हम उतना ही उपभोग करते हैं। जब हमारी इनकम मतलब हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारी इनकम 10 रुपये है, तो फिर हम मान लीजिए 5 रुपये का उपभोग कर रहे हैं। फिर हमारी इनकम 20 रुपये की हुई तो हम 7 रुपये का उपभोग करने लगे। फिर हमारी इनकम 50 रुपये हुई तो हम 10 रुपये का उपभोग करने लगे। देखिए यहाँ पे जो आपका उपभोग है वो तो घटती दर से बढ़ रहा है, लेकिन आपकी इनकम अगर ज़्यादा हो रही है तो इसमें यह बताया गया कि इनकम ज़्यादा होने के कारण भी हमारा उपभोग कम ही रहता है। वैसे तो आप देखेंगे तो उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारी इनकम इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम उपभोग कम करने लगे हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। अब इसमें अथवा में दे रखा है कि अगर आप ये नहीं करना चाहिए तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए कोई 2 राजकोषीय उपाय बताइए न्यून मांग को कम करने के लिए। तो पहला आप बता सकते हैं कि न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार को अपनी सरकारी व्यय को बढ़ा देना चाहिए। व्यय बढ़ाने से तरलता में वृद्धि होगी और बाजार में मांग भी बढ़ेगी। और दूसरा है कि न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार को अपने करों में वृद्धि कर देनी चाहिए, जिससे कि पारिवारिक तथा उत्पादक क्षेत्रों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। 16 हम देखते हैं कि निवेश गुणक को परिभाषित कीजिए। निवेश में प्रारंभिक वृद्धि अर्थव्यवस्था की अंतिम आय के स्तर को कैसे प्रभावित करती है। एक उपयुक्त संख्यात्मक उदाहरण के साथ इसकी कार्यप्रणाली बताइए। तो देखिए आंसर क्या है कि निवेश गुणक को निवेश में परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार निवेश गुणक का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन, यानी कि नेशनल इनकम में परिवर्तन होना और आपका इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होना। तो ये फॉर्मूला आप दे सकते हैं। ये निवेश गुणक का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। उच्च सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है कि अधिक उपभोग जो उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए उपभोग अगर ज़्यादा करेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। जब और उपभोग कब होगा, जब मांग ज़्यादा करेंगे हम। जब मांग ज़्यादा करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, तो अपने आप ही कंजप्शन बढ़ेगा। तो इससे सप्लाई भी बढ़ती है और कंजप्शन भी बढ़ता है, दोनों साथ ही। और गुणक निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। K इक्वल्स टू वन अपॉन में 1 माइनस MPC इक्वल्स टू 1 अपॉन में MPC। तो ये भी आपको याद रखना है कैसे ज्ञात किया जाता है गुणक। और भी ये आंसर है, आप ये पढ़ लेंगे, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आपको पढ़ लेना है, ये आपको टेबल भी बनानी है ऐसी। तो देखिए ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर में आपको लिखने होंगे 1 से 1.5 पेज। तो इसमें टेबल वगैरह सब कुछ बता रखा है, फॉर्मूले वगैरह, और इसमें बाद में सोल्व करके भी बता रखा है। ये गुणक में दे रखा है 8000 अपॉन में 4000, तो 2 आ गया। फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो आपने ऊपर देखा था। तो 1 अपॉन में 0.50 इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये आंसर ऐसे निकल जाएगा। अब 17 देखते हैं हम। 17 आपका नेशनल इनकम का है कि इसमें भी आपको इसमें ये 4 नंबर का दे रखा है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि वो भी मार्केट प्राइस पर आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपके पास आंकड़ा दे रखा है ऐसा, आप सीधा फॉर्मूला लगाइए और उतारिए। देखिए वैसे आप देखें इसमें तो इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, सकल घरेलू पूंजी स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। तो वैसे आपको एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा इसमें, तो वो वाला आप मेथड लगा सकते हैं और इन सबको आप प्लस कर सकते हैं। प्लस करके आप इसका आंसर निकल जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो ये वाला लगा के आप इन सभी चीज़ों को प्लस कर देंगे। बस एक चीज़ इसमें से माइनस होगी, वो अचल पूंजी की खपत। तो ये चीज़ इसमें से माइनस होगी, सारी चीज़ें प्लस होंगी। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा फाइनल। इसको आप सोल्व करके देखिए, आंसर आपका ये आएगा। आंसर आप बाद में देखना फिर। और इसमें एक बी वाला भी दे रखा है कि किराया व रॉयल्टी में क्या अंतर है, विभेद कीजिए। देखिए दोनों 6 नंबर के हैं। पार्ट ए में आपको सोल्व करना है, ये 4 नंबर का है, और पार्ट बी में ये आपका 2 नंबर का है।
तो आपको बताना है कि किराया और रॉयल्टी में क्या अंतर है। तो देखिए, किराया एक कारक आय है, एक फैक्टर इनकम है जो भूस्वामियों द्वारा अपनी सेवाओं जैसे भूमि भवन आदि को किराए पर देने के लिए अर्जित किया जाता है, जबकि रॉयल्टी एक व्यक्ति संस्था द्वारा भौतिक संपदा अधिकारों और अधोभूमि संपत्ति के अधिकारों को उधार देने के लिए अर्जित आय है। तो ये आपको इसमें भी डिफरेंस बता देना है, और फिर आपको अथवा में भी दे रखा है, तो ये अथवा वाला भी आप देख लेना इसमें। तो हम अथवा वाला भी देख लेते हैं एक बार, कि एक उपयोग संख्यात्मक उदाहरण का उपयोग करते हुए वास्तविक घरेलू उत्पाद यानी कि रियल जीडीपी व मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल जीडीपी के बीच अंतर स्पष्ट करना है आपको। मान्य कारणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में से क्या भारत की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये दोनों दे रखे हैं। पहला आपको 4 नंबर का करना है, जो कि आपको बड़ा लिखना होगा थोड़ा सा, आधे से 1 पेज तक, और दूसरे में आपको केवल 2-3 इसमें से दोनों में से आपको 2-2 लाइन बता देनी है। बॉम्बे स्टॉक में अंशों की एक निवेशक खरीद, तो इसे आय राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा नहीं, ये बताना है। और रूस में भारतीय दूतावास में कार्यरत रूसियों को वेतन का भुगतान, तो देखिए पहला वाला शामिल किया जाएगा, दूसरा वाला नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये रूस के कर्मचारी है, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आंसर भी आप इस प्रकार देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो ये अब आपकी मैक्रो फर्स्ट पार्ट आपका ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में हम इंडियन इकोनॉमी ये देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सेकंड पार्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा थोड़े कल तक। तो धन्यवाद।